If you have the determination, then you can achieve whatever your heart says on. And this is something जो कि हमारे आज के alumni believes in. Hi everyone, myself Jasmine, and with my friend Priyanshi, we welcome you to the third episode of Alumni Unplugged by JCRC Alumni Association. It gives us an immense pleasure to seeing you in front of me, sir. And we will definitely gonna make sure that this will gonna be memorable and fun episode for you. Thank you so How are much. you, sir? I'm fine. Okay. So first question, how are you feeling when you're coming to the college after so long? बहुत मतलब ये कैसी फीलिंग होती है कि आप इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप जिस कॉलेज से पढ़े हो 4 साल आपने जिसकी एक एक हवा को महसूस किया है और वहाँ आप सम्मान के तौर पे बुलाए जा रहे हैं, तो ये फीलिंग ऐसा होता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन है बहुत बड़ा। तो आई कांट एक्सप्रेस दिस फीलिंग इन माई वर्ड्स। सर इंजीनियरिंग के बाद आपने सिविल सर्विसेज ऑप्ट करने का डिसाइड किया या आपका पहले से ही था कि मुझे इस चीज़ में जाना है, और क्या इंस्पिरेशन लेके आपने किया? स्टार्टिंग में ऐसा कुछ, जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक, ऐसा मेरा सिविल सर्विस का मोटो नहीं था। उस टाइम क्या होता है कि हम इतने मेच्योर भी नहीं होते हैं कि हम हमारे गोल को एकदम फोकस कर सकें या हम ये डिसाइड कर पाएँ कि मेरा फ्यूचर किस जगह है। तो बहुत सारे भंवर में फंसते हुए फिर मैं फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचा कि ये मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन फिर उसके बाद मैं अपने डिसीजन पे एकदम फर्म हो चुका था कि अब मुझे यहीं जाना है, तो सिविल सर सर्विस में। उस टाइम पे आपने किसी रोल मॉडल को लिया होगा कि मेरे को इनकी तरह जाना है या फिर इनकी तरह कुछ अचीव करना है, कोई रोल मॉडल तो होगा ही आपका उस टाइम पे? देखो, वैसे रोल मॉडल की बात करें तो मेरे फादर मेरे रोल मॉडल है, लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज जो लोग क्रैक कर रहे हैं उनकी जब लाइफ स्टाइल देखते हैं या उनका जब सोसाइटी में रेपुटेशन देखते हैं, जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ जब इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे जब हम छोटे थे तो हमको प्राइज़ मिलती थी, तो वो एक एसडीएम या तहसीलदार, इस सर्विस के जो लोग हैं वो हमको प्राइज़ देते थे। तो उस टाइम ये लगता था कि यार ये कुछ बहुत बड़े लोग हैं शायद जो इनको जो है चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। तब से ही लगता था कि यार बने तो फिर यही बने, आईएएस आईपीएस बने या आरएएस आरपीएस बने। तो उस टाइम ये लगता था कि हमको भी कुछ इसी तरह की सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए ताकि इस तरह का हमको सम्मान मिले। So do you think joining the service is the biggest achievement of your life? यस, इट इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट अचीवमेंट्स, बट इससे बड़ा अचीवमेंट ये था कि मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए घर बना के दिया अभी रिसेंटली। वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये तो मेरे लिए खुद के लिए है कि मैं आज इस जगह पहुंचा हूँ। ये मेरे को प्राइड है कि इतना सम्मान मिल रहा है जैसे यहाँ पे आज मैं पहुंचा हूँ। लेकिन पर्सनली अगर मैं अगर लिस्ट बनाऊँ तो उसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे पेरेंट्स को घर बना के देना है। सर जैसे कि आपने देखा कोविड टाइम चल रहा था 2021-20 में, तो उस टाइम पे आपने कैसे ओवरकम किया लोगों को? मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था कि सेटल नहीं हो पा रही थी चीज़ें, फैमिलीज भी थी कि आप अगर सर्विस पे हैं तो फैमिली में भी इशू हो रहा था, तो आपने कैसे उस सब चीज़ों को मैनेज किया? कोविड टाइम पे मेरी पोस्टिंग जयपुर सेंट्रल जेल थी, ओके। और उस दौरान जयपुर में सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ था सेंट्रल जेल जयपुर में। लगभग एक साथ जो मास पेशेंट्स आए थे, 148 के अराउंड पेशेंट्स थे उसमें। तो वहाँ हमको जो है ट्रेनिंग सेंटर से और पोस्टिंग की गई वहाँ कोविड की वजह से। तो उस दौरान वहाँ सर्विस करते टाइम पे मुझे ये टेंशन रहती थी कि जब उसके बाद मैं घर जाऊँगा तो कहीं मेरी फैमिली इससे अफेक्ट नहीं हो जाए। तो मैं वहाँ जाने के बाद में उनसे नहीं मिलता था। पहले मैं अपने जैसे हाइजीन का ध्यान रखते हुए कि पहले गर्म पानी से नहाना है, कपड़े धोने हैं, उसके बाद में एंटर करना है, और फिर भी उनसे मैं कोशिश ही करता था कि आइसोलेट ही रहूँ, क्योंकि फादर मदर इस एज में है कि उनको थोड़ा भी इन्फेक्शन होता है तो उनकी लाइफ रिस्क हो सकती है। तो और उस दौरान ये था कि सोसाइटी को भी जो आसपास, क्योंकि कोविड का फियर इस तरीके का था कि लोगों को ये लगता था कि ये कोरोना पेशेंट्स के बीच में है तो यही यमराज है, ये हमारे आसपास ये या इसके घर वाले कोई भी आ जाएंगे तो हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो सोसाइटी वाले उस टाइम इस तरह से देखते थे कि यार ये वहाँ काम करके आ रहा है तो इनसे दूर ही रहना है। लेकिन मेरी फैमिली जो है वो हमेशा मेरे साथ रही और उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा, तो भगवान की दया से सब ठीक है।
सर कभी ऐसे ही मजाक में, कभी फ्रेंड्स ने या फैमिली ने ऐसे मजाक मजाक में बोला, कैडेट शिवम जोशी रिपोर्ट टू द किचन और रिपोर्ट टू द ग्राउंड और समथिंग, कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? जैसे मैं वापस बताया, अगर कभी भी मजाक मजाक में फ्रेंड्स ने या फैमिली ने ऐसे बोला हो, कैडेट शिवम जोशी रिपोर्ट टू द किचन और कैडेट शिवम जोशी रिपोर्ट टू द ग्राउंड और ब्रिंग दिस और डू दिस, कभी मजाक मजाक में वो तो घर पे होता ही रहता है। तो कोई इंसिडेंट ऐसा? नहीं, मम्मी के आगे तो वैसे ही यही चलता है कि काम कर। So, sir, social can be a social media is your biggest distraction or not? Social media is a biggest distraction for all those who are preparing for civil service or any other service or in corporate service जो भी है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ हम हमारे बहुत ही प्रीशियस टाइम का मैक्सिमम पार्ट जो है यूटिलाइज करने के बजाय वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी है, एक सीमा तक ज़रूरी भी है कि हमको सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए, लेकिन इसका यूज़ उतना ही है कि वो हमारे प्रोफेशन के लिए काम आए, ना कि हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। मेरा यही मानना है कि तैयारी करने वालों को तो कम से कम जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाए सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। सर कभी मतलब ड्यूरिंग जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो यूजुअली होता है कि एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि इसके बाद अब नहीं हो रहा, हम गिव अप कर देते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इसके लिए कोई आप टिप्स देना चाहोगे अपने जूनियर्स के साथ? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी ने लिख रखा है कि आपको ये बनना है, तो आपकी लाइफ में चाहे कैसे भी चेंजेस आते रहें, कितनी भी प्रॉब्लम्स आती रहें, आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करते जाएं। आपने एक गोल सेट किया हुआ है कि मुझे ये बनना है, तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपको अपने फोकस से हटना नहीं है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा, तो मुझे ये एग्ज़ाम नहीं करके ये वाली दे लेनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उससे स्विच हो जाते हो। इसी तरह से मतलब ये चीज़ हर सेक्टर में लागू होती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। तो हमको अपने जो गोल है उस पर एकदम स्टिक होना चाहिए। रही बात इसकी कि हमें ऐसा लगता है कि हमें स्विच कर देना चाहिए, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। हालांकि मेरे साथ ये हुआ कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मेरा एग्ज़ाम निकल गया था और सेकंड अटैम्प्ट में भी लगातार पेपर हुआ और उसमें भी मेरा सिलेक्शन आरपीएस के तौर पे हो गया था। तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ी कि वो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है फैमिली का सपोर्ट और ईश्वर पे विश्वास। अगर ये दो चीज़ आप बना के रखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितनी भी परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हो, वो अपने आप खुद ब खुद दूर। मेरे साथ भी ये हुआ कि एक बार मेरी सर्जरी हुई, उस दौरान मैं मतलब सीधा लेट नहीं पाता था, खड़ा नहीं हो पाता था, तो उल्टे लेटे लेटे मैंने तैयारी की। उस टाइम लगता था कि यार डिसीजन मेरा जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब मैंने क्विट कर दिए थे उनको छोड़ना मेरे लिए सही था या नहीं था। लेकिन मुझे खुद पे भी ये विश्वास था कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया है तो सारे प्रॉज एंड कॉन्स को सोच के लिया है, तो मुझे ये विश्वास था कि मैं चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए मैं निकालूंगा। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं कई बार कहता भी हूँ कि धूप चाहे कितनी भी तेज़ हो उससे समंदर नहीं सूखा करते, तो आपको समंदर बनना चाहिए। Sir, some of your cherished memories of our college and your as well. मास बंक, बार बार बंक बहुत मारा है। और जो ड्राइंग की जो क्लास होती थी वो मुझे लास्ट तक समझ में नहीं आई, वो मैंने हमेशा बाहर से बनवाई है। टोपो। सर जैसे कि आरएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमें आरपीएस वाली जो पोस्ट है उसको कौन सी प्रायोरिटीज़ पे रखना चाहिए? देखिए, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरी सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि मैं 10 बजे आऊँ 5 बजे चला जाऊँ, ऑफिस में एसी लगा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग ऐसी सर्विस ऑप्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं हो, ऑफिस का कल्चर हो, वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग जिनको धूम धड़ाका पसंद है, उनको लगता है कि मैं फील्ड में रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहूँ, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, तो उनको जो है यूनिफॉर्म सर्विस पसंद आती है। ऑल दो मेरी खुद की भी ये सेकंड चॉइस थी, फर्स्ट नहीं थी। लेकिन इससे पहले की सर्विस मैंने यूनिफॉर्म सर्विस की थी, राजस्थान जेल सर्विस मुझे अलॉट हुई थी। तो
यूनिफॉर्म सर्विस करने के बाद में इंसान को दूसरी सर्विस में कम ही चार्म नज़र आता है। तो मैं भी ईश्वर से ये प्रार्थना करता था कि अगर मिले तो आरपीएस ही मिले। तो फिर मेरे नंबर भले ज़्यादा आ गए हो, इंटरव्यू में कम आए, तो बैलेंस हो के भगवान ने मुझे आरपीएस दे ही दिया वापस से। सर मतलब यूजुअली बोला जाता है कि जो आरपीएस आरएस वगैरह होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, तो पर्सनली आप अपनी लाइफ में भी मतलब अदर देन प्रोफेशनल भी आप स्ट्रिक्ट है या? देखो, मुझे यूनिफॉर्म वेयर करते हुए 4 से 5 साल हो गए, और हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो वो चीज़ें जब हम जी रहे होते हैं ट्रेनिंग के दौरान या यूनिफॉर्म पहनने के दौरान, तो वो आपके नेचर में इनबिल्ट हो ही जाती है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन डिसिप्लिन्ड हूँ। चीज़ों को लेके बहुत पंक्चुअल हूँ। जैसे मुझे कहीं 11 बजे पहुँचना है, या मैंने जतिन जी को कहा था मैं 10:30 पहुँच जाऊँगा, तो मैं 10:29 पे आ गया था यहाँ। अच्छा सर, कभी कभी जैसे ट्रेनिंग के टाइम पे आरपीएस में हैं आप, तो एक्सप्लोसिव थिंग्स और गन्स वगैरह, तो आपको जब फर्स्ट टाइम आप जब ट्रेनिंग पे गए तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई कि बहुत ये ज़्यादा। चीज़ें कैसे यूज़ होती है नॉल सब जानने में? बिल्कुल, जो चीज़ हम जब हम छोटे होते हैं और जिन चीज़ों को टीवी पे देख रहे होते हैं, तो उन चीज़ों को सामने देखना एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है। और लगभग 10 तरह के वेपन तो हमने खुद ने चलाए, जिसमें पिस्टल, ग्लॉक, AK-47, AK-56, LMG, स्नाइपर, और मशीन गन्स, हैवी मशीन गन्स, कार्बाइन, काफ़ी सारी जो है वेपन्स। और अब तो वेपन के साथ हम यूज़ टू हो चुके हैं। वेपन हैंडलिंग हमको ट्रेनिंग में सिखाई जाती है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वेपन के दौरान। तो क्योंकि हमको खुद को पर्सनल वेपन मिलता है एक, तो इसलिए काफ़ी सारी सर पिस्टल मिलती है। सर मतलब ऐसा आपको कभी शुरुआत में ऐसा डर नहीं लगा कि मतलब लाइक फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं कि भाई गन को साफ कर रहे हैं and वो चल गई या फिर बिल्कुल, कुछ ये हो गया? इंसिडेंट्स हुए भी हैं काफ़ी बार। थानों पे ऐसा देखा गया है, न्यूज़ आई है, कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि आप वेपन साफ़ करते टाइम उनमें उनमें कोई एम्यूनेशन रह जाता है, इसकी वजह से फायर हो जाता है, मिस एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, और उससे डेथ भी हो जाती है। तो वेपन हैंडलिंग के दौरान सबसे पहले तो हमको जो डीपी वेपन होता है, जो डमी वेपन होता है, उससे सिखाया जाता है। उसमें उसका ऑपरेशनल ये होता है कि उसमें फायरिंग पिन होती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे उससे फायर नहीं हो सकता फिर। तो उससे हमको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये तो ट्रेनिंग सेंटर पे होता है। प्रैक्टिकली वहाँ डीपी वेपन नहीं होता है थानों पे और इस तरह से। वहाँ जो ओरिजिनल वेपन है वही होता है। तो हमें यही सिखाया गया है कि जो आप वर्क फील्ड में जाएंगे, तो वहाँ जब ओरिजिनल वेपन आपको मिलेगा तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। उसमें इंस्ट्रक्शन, जैसे आप उसको किसी के सामने नहीं कर सकते वेपन को कभी भी यूँ। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं ऐसे साफ नहीं कर सकता, क्योंकि जो बैरल है वो किसी इंसान की तरफ है, या तो उसको नीचे डाउन या अप करके, या सामने कोई नहीं हो तब। और उसको उसमें मैगजीन को किस तरह से खाली करना होता है, उसके चैम्बर को किस तरह से खाली, ये हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, गलतियाँ इस तरह की। सो सर, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, अगर आप बताना चाहें? अ, मेरी ट्रेनिंग की प्रिपरेशन के दौरान मेरी फैमिली ने मेरे साथ जितना स्ट्रगल मेरा था, उतना मेरी फैमिली का, मेरे फादर मदर, मेरा भाई और मेरे घर वाले सभी, उनका काफ़ी स्ट्रगल रहा। तो जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे फादर मुझे बचपन में गाना सुनाया करते थे, जो उनको भी बहुत पसंद था और मुझे भी, कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ और हम गांव वालों ने खुशी के तौर पे एक रैली निकाली थी, तो उस रैली में सबसे पहले मैंने उसको, जो डीजे वाला था, उसको फ़ोन करके पहले ये बोला था कि जब स्टार्ट करें तो पहला गाना यही बजाना। तो उसके बाद जो मेरे फादर की आंखों में जो आंसू थे ना, वो आज मैं किसी भी जगह पहुंच जाऊं, लेकिन वो जो मेरे लिए मोमेंट था ना, वो शायद मैं आखिरी सांस तक याद रखूंगा। वो मेरे लिए सबसे बड़ा लम्हा था कि मेरे फादर की आंखों में वो जो मुझे बचपन में सुनाया करते थे, तो वो जब चीज़ मैंने उनको प्रैक्टिकली करके दी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। और ऑब्वियसली फैमिली तो बहुत खुश होती है, रिएक्शन तो क्या ही हम बताऊँ। Some of the people think that civil services is a monotonous job, but policing is different for sure. Your thoughts on this, sir? बिल्कुल, ये कहते हैं कि पुलिस मोनोटोनस है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता।
क्योंकि पुलिस में काफ़ी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे हम जो नॉर्मल हमारी पुलिसिंग होती है, सीओ, एज अ सीओ ऑफिसर, उसके अलावा हम एटीएस में भी जा सकते हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स, और एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो काफ़ी सारे ऐसे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं पुलिस के अंदर, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे किसी को टेररिज्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो एटीएस में जा सकता है, किसी को फाइनेंशियल फ्रॉड्स को खोलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो एसओजी में जा सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं है पुलिस मोनोटोनस, पुलिस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। सर कभी ये हुआ है कि मतलब पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है तो हम मतलब उन्होंने सीनियर्स ने पॉलिटिकल प्रेशर कि आप ये चीज़ मत करो, या फिर आपको उस एक्शन को, सही एक्शन को लेने से रोका हो और गलत को बढ़ावा देने के लिए कहा हो, तो उस केस में क्या किया जा सकता है? इस केस में यही है कि जो एथिक्स, जो ऑथ आपको ट्रेनिंग सेंटर में जब आप पासिंग आउट हमारी हो रही होती है, हमको शपथ दिलाई जाती है, अगर आपने उस शपथ को आत्मसात किया है अच्छे से, तो आपकी इंटीग्रिटी और आपकी एथिक्स हमेशा हाई रहती है। गलत काम करने के लिए चाहे सीनियर कहे चाहे पॉलिटिकल लीडर्स कहें, कभी नहीं करना चाहिए। और जब आप दो तीन बार किसी को मना कर देते हैं गलत काम करने के, तो आपकी एक इमेज सेट हो जाती है कि ये आदमी इस तरह का काम नहीं करेगा। दूसरा कि लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे उनके पीछे उस एरिया की पूरी पब्लिक होती है, और आपके काम को और पब्लिक में कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे तो वो ना आपको काम करने देंगे, ना वो आपसे खुश रहेंगे। तो जो उनका सही काम है वो काम तो आप करेंगे, लेकिन गलत काम करने के लिए ना तो सीनियर्स की सुननी चाहिए, ना पॉलिटिकल लीडर्स की, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि सर आपने बताया कि आप जेल में पहले थे और अब आप आरपीएस में हैं, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों देखिए, में? मैं जेल में नहीं, जेल पर था। पर फिर सर तो पहले मैं जेल ऑफिसर था, 2016 में जेल कैडर अलॉट हुआ था मुझे। तो जेल क्या है कि एक पेरीफेरी है जिसमें समाज के जितने भी अपराध करने वाले लोग हैं वो आके रहते हैं। जेल एक उनका घर है। उसी तरह से जैसे वो सुबह उठ रहे हैं, उनको खाना दिया जाता है, रात होती है उनको बंद कर देते हैं लॉक में, वो सो जाते हैं। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे जेल से काफ़ी सारे क्राइम ऑपरेट हो रहे हैं, तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए जेल एक बहुत ही क्रूशियल प्लेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं जेल सर्विस में रह के आया हूँ, तो मैंने अपराधियों को बहुत करीब से देखा है, और उनकी क्या माइंडसेट होता है, उनकी जो मतलब उनका काम करने का तरीका कैसा होता है, क्या उनके चैनल्स होते हैं, उनके बारे में बारीकी से पता लगा है मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस चीज़ का जो यूटिलाइजेशन है वो अपनी पुलिसिंग में करूं, ताकि राजस्थान पुलिस का जो एक ध्येय वाक्य है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, उसको मैं साकार कर सकूं। सर जैसे कि हम टीवी वगैरह में देखते हैं कि जब कमांडर्स ट्रेनिंग पर रहते हैं तो मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय, तो ऐसा कोई आपकी चेरिश मेमोरी ट्रेनिंग के टाइम की? ट्रेनिंग के टाइम की मेमोरी बहुत सारी होती है वैसे तो। जैसे हम लोगों का जो रूटीन होता है, जैसे हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फॉल इन होता है हम लोगों का। फॉल इन का मतलब सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग वेपन जहाँ रखे होते हैं हमारे, वहाँ से वेपन निकालना। वेपन के बाद में उसको, वेपन जहाँ रखते हैं उसकी एक पोस्ट होती है वेपन वाली, उस पर रखना। फिर उसके बाद में पीटी की एक्टिविटी, देन ड्रिल, देन वेपन हैंडलिंग, अलग अलग तरह का रहता है। तो उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ रहती है। और इस बार तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमको बहुत आउटिंग बहुत हुई है। जैसे सीएपीटी भोपाल हमें भेजा गया, वो एक मेमोरेबल मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि उसमें 4 स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स आए थे, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तराखंड। ये 4 स्टेट के थे, तो उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया। तो अभी लगता है कि कभी भी उत्तराखंड जाएंगे तो उनसे बात कर लेंगे। तो इस तरह से एक ये एक अच्छा मेमोरेबल था। दूसरा, हम लोगों को एक नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भेजा गया था, और गुजरात में है वो। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन का विजिट था, वो भी एक बहुत मेमोरेबल था। इसके अलावा ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपस में एक दूसरे की जो टांग खिंचाई होती है, वो हमेशा याद रहेगी। उसमें हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, उसको उसके हिसाब से चिढ़ाया जाता है। फिर जैसे किसी के कुछ ऐसे लोग थे हमारे,
जिनके नाखून भी लग जाता था तो वो बस हाथ लटका के पट्टी बांध के बैठ जाते थे और फिर सर मेरे से ये नहीं वेपन उठ नहीं रहा है। किसी के अगर थोड़ी सी ठोकर लग गई पट्टी बांध प्लास्टर करवा के आ जाता था सर मेरे जो एक्सीडेंट हो गया मैं सीढ़ियों से गिर गई या गिर गया। तो मतलब उनको फिर एक वर्ड पुलिस में चलता है मकरा, उनको मकरा कहा जाता है। पुलिस में एक वर्ड होता है जो लोग काम से जी चुराते हैं उनको मकरा कहा जाता है। तो अलग अलग तरह के जो है मकरे हमारे, कुछ लोग ऐसे थे जो ऑफिस में जाके बैठ जाते थे सीनियर्स के, और फिर बोलते थे हम सर के पास हैं, हम काम अभी आ नहीं सकते। तो मतलब सबका एक अलग अलग तरह का जो है चिढ़ाने का तरीका था हम लोगों का। वो एक एंजॉय करने का तरीका था क्योंकि ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक होती है हम लोगों की, तो कैसे स्ट्रेस फ्री रहें। तो स्ट्रेस फ्री रहने का हमारा तरीका यही था कि एक दूसरे की टांग खींचते रहो। सर स्पेसिफिकली आपको किसी नाम से चिढ़ाया जाता? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इतनी हिम्मत हुई नहीं दोस्तों की। पीछे से कहा हो किसी ने तो पता नहीं है, पर सामने तो किसी ने कहा नहीं। सर जैसे कि पता है कि इंटरव्यू प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों तो फिर भी, लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले बहुत ज़्यादा से घबराहट होती है कि क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो आपने कैसे उन सब चीज़ों से डील किया? देखो जब वैसे तो कॉलेज में जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है तो उस दौरान काफ़ी सारी क्लासेस लगती हैं, इंटरव्यू कैसे दिया जाना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो बहुत सारी मतलब मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने कॉलेज में सीख ली थी। तो जो इंटरव्यू का एक फोबिया होता है वो इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ 2016 में, और जब पहली बार इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू रूम में जा रहा था तो घबराहट तो थी, क्योंकि वो था कि मेरी 2 स्टेप मैं पार करके आया हूँ, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए मुझसे जो मेरे 1 साल की मेहनत को ख़राब कर दे। तो फिर इसके लिए हम लोग जैसे अलग अलग कोचिंग से मॉक इंटरव्यू देते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, आपस में एक दूसरे का मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो फिर वो सब मैंने तैयारी की तो शायद उससे ओवरकम कर पाया। सर कोई, अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं जाते तो कोई ऐसा प्रोफेशन, मतलब इसकी जगह अगर कहीं जाना होता, डेस्टिनी में कुछ और लिखा होता, तो आप किस में जाना चाहते? या तो मैं सिंगर बनता या क्रिकेटर। सर कॉलेज की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको अभी भी याद आती हो कि काश उस टाइम पे वापस ये चीज़ें रिवाइव हो और ऐसी कुछ? अ, मैंने क्रिकेट खूब खेला है कॉलेज में, तो एक इनिंग याद है मुझे आज भी। तो एक बार मैं सीनियर्स के अगेंस्ट मैच था और उसमें मैंने शायद 8 या 10 ओवर का मैच था और उसमें मैंने 75 के आसपास रन बनाए थे नॉट आउट। तो वो मुझे आज भी याद है, बाकी तो ज़्यादा मेमोरीज हो नहीं पाई। सर डिड यू सी पुलिस एज अ फ्रेंड बिफोर जॉइनिंग सर्विसेज? नो। एक्सपीरियंस थोड़ा सा खट्टा ही था पुलिस के मामले में, लेकिन अब मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि लोगों में ये इस तरह का ओपिनियन रहता है पुलिस को लेके कि ये पुलिस जो है रेस्पॉन्स अच्छे से नहीं देती है। इस चीज़ को सही करने के लिए काफ़ी सारे इनोवेशंस हुए हैं, जैसे एक वेलकम रूम बनाया गया है पुलिस थानों पर, और एक डीओ की नियुक्ति की जाती है, ड्यूटी ऑफिसर। वो अच्छे से डील करता है, जो भी लोग आते हैं परिवादी आते हैं शिकायत दर्ज कराने, उनके साथ डील करता है। तो मेरी खुद की भी प्राथमिकता यही है कि लोगों के अंदर पुलिस की जो इमेज है कि पुलिस इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देती है, तो मेरा यही है कि जो एक कम्युनिकेशन गैप है पब्लिक में और पुलिस में, वो गैप थोड़ा कम हो। पुलिस जो पब्लिक है उसकी अप्रोच अच्छी हो, इजी अप्रोच हो। हम थोड़ा अप्रोच को टफ बना देते हैं जिससे लोग सोचते हैं कि यार क्या ही चलें, वो छोटा मोटा पैटी ऑफेंस हो जाता है तो लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, रहने तो पुलिस के पास क्या ही जाना, काम तो होगा नहीं। तो इस चीज़ को मुझे दूर करना है आगे जाके। एक कम्युनिकेशन गैप जो है पुलिस और पब्लिक में उसको ख़त्म करना है, और पुलिस को पब्लिक के लिए सेंसिटिव बनाना है। मतलब एम्पैथी क्रिएट करनी है। जो भी मेरे साथ काम करेगा उसमें पब्लिक को लेके एम्पैथी क्रिएट होनी चाहिए, एक सेंसिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ आपको परिवादी की तरह सोचना चाहिए कि आपके घर से जैसे कोई परिवादी शिकायत लेके आ रहा है तो उसके अंदर क्या दर्द है उस चीज़ का, वो आप महसूस करो ताकि फिर आप उसके साथ अच्छे से डील कर पाओगे। ये मुझे एक तो दूर करना है, दूसरा जो हमारा मोटो है अपराध का खात्मा, वो तो है ही। सर तो इसके लिए पर्टिकुलरली आप कुछ, आपका प्लान हो कि ये अगर हो जाए तो देश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है? अ, देखिए इम्पैक्ट किसी एक चीज़ से नहीं आता, बहुत सारे चेंजेस ग्रेजुअली जब होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस
उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आता है सिस्टम में। एक साथ आप उस चीज़ को टर्बुलेंस नहीं ला सकते उसमें। जैसे दिनेश एमएन सर की जो एडीजी क्राइम है, अभी उनकी क्लास हुई थी हम लोगों के, तो उन्होंने ये कहा था कि अ, आप जिस एरिया में हो उसमें क्रिमिनल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो कोई भी क्राइम कर दे। तो मतलब वो चीज़ मेरे जहन में है अभी भी। तो ऐसा अगर हर व्यक्ति सोचेगा तो जो क्रिमिनल्स का एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट रहता है कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ जो है वो डाउन होगी। और आजकल वैसे भी पिछले काफ़ी 1 महीने से राजस्थान पुलिस में ये इनोवेशन चल रहा है कि जो सोशल मीडिया पे गैंगस्टर को फॉलो कर रहे हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि उनका एक तो फॉलोअर्स कम होंगे, उनकी बैकबोन टूटेगी, और राजस्थान में क्राइम कम होने में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है।